हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 यानी कि अमीन्स या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। और इस चैप्टर के साथ में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th की मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। अगर इससे पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर कहीं पे आपके बेस कमजोर हैं, फंडामेंटल्स पे आपको और ज्यादा पकड़ बनानी है, तो उसके लिए क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और इस तरह से 11th और 12th की कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने आपके साथ कंप्लीट किया है इस चैनल पर। तो जाके आप उन प्लेलिस्ट पे जिस भी चैप्टर को सर्च करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको आप देख सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर अमीन्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अमीन्स होते क्या हैं। तो अमीन्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब NH3 के किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें रेस्पेक्टिव एल्काइल अमीन या फिर अराइल अमीन मिल जाता है। जिसमें कि अगर हम पहले अल्काइन अमीन्स की अगर बात करें तो आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पहले भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स के साथ देखा है। तो आपके ये प्राइमरी अगर अमीन होगा तो क्या होगा कि NH2 के ऊपर यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी होगा तो दो एल्काइल ग्रुप होंगे, टर्शरी होगा तो तीन एल्काइल ग्रुप होंगे। और एरोमेटिक अमीन्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बेंजीन रिंग, जो कि नॉर्मली हम इसी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो अगर आपका कोई भी एरोमेटिक रिंग है, नॉर्मली हम बेंजीन से डील करेंगे, तो बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्टली अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है देन दैट विल बी एरोमेटिक अमीन। उसके बाद में अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हम इनको एल्केनामीन्स कह के ट्रीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो कार्बन हैं तो इसका मतलब एथ वर्ड यूज होगा, तो एथेनामीन हो गया। यहाँ पे एन मिथाइल इथेनामाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये आपका NH है ना, तो इसके एक तरफ CH3 ग्रुप है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है। तो हम पहले मिथाइल, जो कि हमारा जो छोटा ग्रुप होता है, उसको हमेशा आगे लिखते हैं, जैसे कि आपने ईथर के केस में भी देखा होगा। उसके अलावा जो बड़ी वाली चेन है, जैसे कि ये इथेन है, तो हम उसको इथेन को एज अ पेरेंट चेन काउंट करेंगे। सो दैट विल बी एन मिथाइल इथेनामिन। इसी तरह से ये आपका एन एन डाई इथाइल इथेनामिन बन जाएगा। देन अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है अमीन्स का, तो आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि N के ऊपर तीन तो आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं। ये अगर अमोनिया होता तो सिंपली ये तीन हाइड्रोजन्स होते और एक लोन पेयर होता। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अल्काइल अमीन्स की, तो प्राइमरी, टर्शियरी या सेकेंडरी जो भी कुछ हो, उसमें बेसिकली होगा क्या कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर तीन ग्रुप्स लगे होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा इसी वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। उसके अलावा अगर हम अराइल अमीन्स की बात करें तो जैसे आपका एक एनालिन है, ये अराइल ग्रुप हो गया, इसके ऊपर अमीन प्रेजेंट है NH2। अब आप क्या देख रहे हो कि जो नाइट्रोजन है बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है और यहाँ पे हल्का सा आपको एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, जो कि जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन का, तो ये भी आपका कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। देन अगर हम बात करें अमीन्स के कौन कौन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, तो देखो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर जो नाइट्रो कंपाउंड्स है उनको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम रिड्यूस कर दें तो हमें रेस्पेक्टिव अमीन्स मिल जाएंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन कौन से यूज कर सकते हो? आप 10HCl यूज कर सकते हो, निकल हाइड्रोजन यूज कर सकते हो, जिंक NaOH यूज कर सकते हो, पैलेडियम हाइड्रोजन यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो इन्हीं रिएजेंट्स की हेल्प से एनिलिन के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एनिलिन कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि या तो हम क्या कर रहे हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम या तो एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं या फिर बेसिक मीडियम में ले रहे हैं। अगर आप न्यूट्रल मीडियम में इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेते हो तो आपका एनिलिन बनने की जगह या फिर अमीन बनने की जगह पे हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाता है, यानी कि यहाँ पे एक OH ग्रुप भी लग जाता है। देन अगर हम बात करें अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स होते हैं RX। अगर इनका अमोनोलाइसिस कर दिया जाए यानी कि नाइट अमोनिया के साथ में ट्रीट कर दिया जाए एक्सेस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? अमोनोलाइसिस प्रोसेस कहेंगे। यानी कि अमोनिया तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है और X की जगह पे रिप्लेस होता जाता है। तो देखो होता क्या है कि इसमें सबसे पहले तो आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसी भी तरह का RX ग्रुप हो आपका। अगर एक्सेस में लेते हो तो आप क्वाटरनरी स्टेट तक पहुंच सकते हो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपका बन सकता है। यही इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको मिक्सचर्स मिलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के। हालांकि जो प्राइमरी अमीन है वो आपको मेजर अमाउंट में मिलता है अगर आप अमोनिया को खूब अच्छे से एक्सेस में लेते हो, बट स्टिल यहाँ पे दूसरे जो को प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनते हैं जिससे कि इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके अलावा अगर आप हेलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो हमेशा की तरह जो एल्काइल आयोडाइड है उनकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड। रीजन बीइंग कि जो आपका आयोडाइड है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इसलिए आर का टैग ज्यादा इजी हो पाएगा।
उसके अलावा अगर हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करें तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो इनके केस में ज्यादा फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो बेंजीन रिंग है या जो भी एरोमेटिक रिंग है, अगर उसके ऊपर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता और अमीन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी वीक हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो रिएक्शंस है ना, रिएक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से आपको अराइल अमीन्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, बट एल्काइल अमीन्स के अंदर ये बहुत कॉमन है, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसी भी तरह का अमीन हो। आप इसमें करोगे क्या, स्टेप बाय स्टेप आप इसके अंदर आरएक्स का एडिशन करोगे, तो आप ये देख रहे हो कि आप आरएक्स का एडिशन कर रहे हो, फाइनली आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जा रहा है। ठीक है। अब देन क्या होता है, अब इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप डालने की जरूरत नहीं है, आप अगर एक्सेस में डालोगे तो आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ही मिलेगा। देन अगर हम बात करें नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड्स जो होते हैं आपके, अगर उनका रिडक्शन कर दिया जाए तो भी क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन, जैसे कि निकल और हाइड्रोजन हमने यूज किया या फिर सोडियम अमलगम यूज किया हमने इथेनॉल के साथ में, तो हुआ क्या, यहाँ पे एच एच जुड़ गए, ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, दो बॉन्ड्स इसमें से हट गए और उनकी जगह पे हाइड्रोजन लग गए। देन अगर हम बात करें श्मिट रिएक्शन की, इस रिएक्शन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं वेरी एसिडिक मीडियम, तो हमें एल्काइल अमीन्स मिल जाते हैं। ये एक तरीके से जो कर्टियस आपका डिग्रेडेशन होता है उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पे बस हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर रहे हैं, कर्टियस में हम इसको यूज नहीं करते, बट वहां पे भी प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं। देन अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, तो ये रिएक्शन भी बड़ी कॉमन रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, जो अमाइड है उसको अगेन कोई एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे तो RCH2NH2 यानी कि हाइड्रोजन लग जाएगा। इसी वजह से हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, यानी कि एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हाइड्राइड ग्रुप को सप्लाई करता हो। देन बात आती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आप क्या लेते हो, शुरुआत से ही थैलेमाइड लेते हो, तो थैलिक एसिड आप ऑलरेडी जानते हो, इस अमीन ग्रुप को अगर मैं एक बार के लिए हटा दूं तो COH अगर ऑर्थो पोजिशन पे लगे, 1-2 पोजिशन पे लगे होंगे तो हम उसको थैलिक एसिड कहते हैं। थैलीमाइड बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने NH लगा दिया ताकि एक अमाइड जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, तो ये हो गया थैलीमाइड। अब जब आप इसको बेस से ट्रीट करोगे तो होगा क्या कि जो K पॉजिटिव है हाइड्रोजन को तो रिमूव कर देगा बेस, और यहाँ पे आके K जुड़ जाएगा, अभी आपकी सॉल्ट फॉर्म बन गई। जब हम RX से ट्रीट करेंगे तो R क्या करेगा, K को हटा के यानी KX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और R यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, इसको हम एन एल्काइल थैलीमाइड कहते हैं। फर्दर जब हम बेस से ट्रीट करेंगे तो आपको इस तरह से एक तो पोटेशियम थैलेट यानी कि सॉल्ट मिल जाएगा ब्रेक के बाद में, और साथ में RNH2 मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं ना, जो प्राइमरी अमाइंस है उनको बना सकते हैं, पर अगेन हम प्राइमरी अराइल अमीन्स को इनसे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ससेप्टेबल नहीं है। अगेन रीजन वही है, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देन अगर हम बात करें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि आप एक अमाइड लेते हो और उसको ब्रोमीन और NaOH के साथ में ट्रीट करते हो। तो ये जो ब्रोमीन और NaOH है इसका अच्छा खासा मैकेनिज्म है, ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं होता है, 2 से 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। बट फिलहाल आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है नाम से हॉफमैन ब्रोमामाइड, यानी कि पहले क्या बनता है कि एक अमाइड बन जाता है, ये अमाइड है ही और ब्रोमीन की प्रेजेंस है, और इसमें डिग्रेडेशन होगा जिसकी वजह से ये CO ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और सिंपली आपको RNH2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि अगर आपको एक कार्बन लेस का अमीन चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि अमाइड है, इसके अंदर CO ग्रुप भी है यानी कि एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो अगर आपको एक कार्बन लेस का अमीन चाहिए फ्रॉम अमाइड तो उस केस में आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो हॉफमैन ब्रोमामाइड को। पर अगर आपको सेम नंबर का ही अमीन चाहिए, उतने ही कार्बन चाहिए जितने के अमाइड के अंदर थे, तो उसके लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टाइप के जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है उनको यूज करोगे, क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, बट Br2NaOH के प्रेजेंस में CO ग्रुप ही यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो एक कार्बन लेस हो जाएगा। देन अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, तो जो आपके अमीन्स होते हैं ना उनमें लोअर एलिफेटिक अमीन्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है, गैशियस स्टेट में होते हैं। जैसे जैसे आप हायर अमीन्स की तरफ जाते जाओगे वो लिक्विड बनते जाएंगे, लिक्विड के बाद में सॉलिडिफाई होते जाएंगे। अगर हम लोअर एलिफेटिक अमीन्स की बात करें तो वो हमेशा की तरह वो भी वाटर सोल्यूबल होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो ये सॉल्युबिलिटी है ये आपकी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे एल्काइल साइज बड़ी होती जाती है, यानी कि अगर हम हायर एल्कामाइंस की बात करें तो वो इतने सॉल्युबल नहीं होते हैं क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स काफी बड़े हो चुके होते हैं और हाइड्रोफोबिसिटी उनके अंदर काफी ज्यादा हो चुकी होती है, तो वो इजीली सॉल्युबल नहीं हो पाते पानी के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, एंड देन आपका टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगेन रीजन वही, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा
उतना, या फिर कहेंगे कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उससे होगा ये कि जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होने से वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। देन अगर हम बात करें टर्शियरी अमीन डज नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, अगेन वही रीजन, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है टर्शियरी अमीन्स के केस में, तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक हो जाते हैं, और वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द लोअर सरफेस एरिया। देन अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, हमें ये तो पता है कि जो आपके अमीन्स होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो अच्छे बेसिस होते हैं, बट हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अमीन जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, कितना ज्यादा बेसिसिटी रखता है? तो देखो, अमीन्स जो है वो बेसिस होते हैं, लुईस बेसिस होते हैं, बिकॉज उनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि वो किसी को भी देकर एक बेसिक बिहेवियर को शो कर सकते हैं। तो आपका अमीन कितना ज्यादा बेसिक होगा ये आप केबी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही ज्यादा आपका अमीन बेसिक होगा। अगर हम एलिफेटिक अमीन्स की बात करते हैं तो वो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे CH3 एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और इस हिसाब से ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे कि आपका अमीन और ज्यादा अच्छा बेस बन जाएगा। अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो, अगर हम सिंपली बात करें गैशियस स्टेट की, तो गैशियस स्टेट में तो बेसिसिटी का एक सिंपल ऑर्डर होगा। कैसा ऑर्डर होगा कि जो टर्शियरी अमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन 0 डिग्री, यानी कि मिथाइल अमीन बेसिकली। तो ये तो बहुत सिंपल ऑर्डर है किसके अंदर? गैशियस स्टेट के अंदर, या फिर वेपर स्टेट अगर आपको मिलता है तो। बट अगर आपसे कोई एक्वस सोल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है तो मिथाइल अमीन की और इथाइल अमीन का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। तो देखो, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम इथाइल की बात करते हैं तो ये ऑर्डर 2310, यानी कि सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर प्राइमरी, और फिर आपका मिथाइल अमीन, सिंपली अमीन अमोनिया होगा। बट अगर हम बात करते हैं मिथाइल अमीन्स की तो उसके लिए सेकेंडरी, उसके बाद में प्राइमरी, देन टर्शियरी, फिर आपका अमोनिया होगा। तो इस ऑर्डर को हम कैसे याद रखेंगे? तो उसका एक ट्रिक जस्ट आप ले सकते हो कि जैसे ये इथाइल होता है तो इथाइल में ई है और टी है ना, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? जैसे आपने कई बार बुक्स के अंदर देखा होगा कि इस तरह से भी लिखा होता है इथाइल, है ना, इस तरह से आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा। तो ये जो ई है ये कुछ कुछ 3 वाली फील देता है। देखो, 2 और 0 जो है उनकी पोजीशन तो बराबर ही है, 3 और 1 और 1 और 3 के बीच में हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो अगर हम इथाइल की बात करें तो इथाइल में ये जो ई है ये 3 जैसा लुक देता है और टी जो है वो 1 जैसा देता है, तो हम ये याद रख सकते हैं कि 3 1 यानी कि ई टी। तो ये अगर ऑर्डर है इथाइल अमीन का तो मिथाइल अमीन में आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि 2 और 0 तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, तो ये 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और बाकी अगर हम वेपर स्टेट की बात करें तो वहां पे कुछ भी, सॉरी गैशियस लिख देती हूँ मैं, तो गैशियस स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ भी आपको याद नहीं करना है। वहां पे जो ऑर्डर है वो बहुत सिंपल है, 3 2 1 0, जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही ऑर्डर है। ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की, तो एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं ना वो कंपैरेटिव टू एलिफेटिक अमीन्स वीकर बेसिस होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अमोनिया के केस में या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स के केस में जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है, बट जैसे ही हम एरोमेटिक अमीन की बात करते हैं तो यही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं विद दैट ऑफ बेंजीन रिंग, तो अब वो उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बेसिसिटी एरोमेटिक अमीन्स की कम हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो बेंजीन रिंग पे या एरोमेटिक रिंग पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा अमीन की बेसिसिटी बढ़ जाएगी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे अमीन को। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो डिक्रीज कर देंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आप जरूर इसको ध्यान रखना, कि एक होता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ये है कि देखा गया है कि एरोमेटिक जो आपके अमीन्स हैं, अगर उनमें ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो भी कुछ प्रेजेंट है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से ये देखा गया है कि उनकी जो बेसिसिटी होती है ना वो एनालिन के कंपैरिजन में कम होती है, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसी को हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको प्लीज ध्यान रखना, यहाँ से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होगा अगर एल्काइलेशन करते हैं। तो जो हमारे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एज दी फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक्सेस में एल्काइल हैलाइड लिया है, तो चाहे कोई भी अमीन हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी हो, फाइनली इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बशर्त है कि आपने एक्सेस में एल्काइल हैलाइड को लिया हो।
उसके बाद में बात आती है, अगर हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करें तो एग्जैक्टली इसी तरह से आप इनके अंदर जो भी क्वाaternary सॉल्ट है उसको फॉर्म कर सकते हो इन दी एक्सेस ऑफ अल्काइल अमीन। ठीक है, तो जैसे अल्काइल अमीन ले रखा है एक्सेस में, बिल्कुल सेम वैसा ही है। देन उसके बाद बात आती है असाइलेशन की। तो असाइलेशन में आप जानते हो कि COCl ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब ये होगा कहाँ पे, जैसे C2H5NH2 है, तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे COCl, यहाँ से H और Cl तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और COCH3 ग्रुप जो है वो डायरेक्टली जाके जुड़ जाएगा, जिससे कि हमारे पास में एक अमाइड बन जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि अमाइड हमारे पास बन चुका है। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप एनहाइड्राइड लेते हो तो जो आपका OCH3 ग्रुप है वो तो बाहर निकल जाएगा और जो COCH3 है वो अमोनिया नाइट्रोजन के साथ जुड़ के अमाइड को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये सब ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज ऑफ द गुड लिविंग टेंडेंसी ऑफ क्लोरीन एंड OCOCH3। ठीक है, इन दोनों ही ग्रुप्स की ज्यादा अच्छी, एसिडेट ग्रुप्स की ज्यादा अच्छी लिविंग टेंडेंसी है। देन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिसको हम कहते हैं बेंजोइलेशन। जब आप एल्काइल अमीन को ट्रीट करते हो बेंजोइल क्लोराइड के साथ, ये क्या है, बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर COCl ग्रुप लगा है, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड है, उसका असाइल हैलाइड है बेंजीन का। पिरिडीन के प्रेजेंस में तो आपको एक अमाइड मिल जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, बस यहाँ पे हम बेंजोइल क्लोराइड को ले रहे हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। इस रिएक्शन को हम शॉर्ट एंड बॉमेन रिएक्शन कहते हैं। शॉर्ट एंड बॉमेन आप ऐसे याद कर सकते हो, इसका नाम क्या है, शॉर्ट एंड बॉमेन है, और ये बी से आप बेंजोइलेशन याद कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो आपका एल्काइल अमीन है शॉर्ट एंड बॉमेन में उसका बेंजोइलेशन हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से एक अमाइड फॉर्म हो जाता है। देन अगर हम बात करें कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं। इसके अंदर जो RNH2 है वो आपका आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अमीन्स अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो उसके लिए वी विल बी यूजिंग कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी दिसंबर 1984 में हुई थी, तो कौन सी गैस के लीक होने की वजह से हुई थी, सो दैट वाज आइसोसाइनेट गैस। तो ये आप देख रहे हो, ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है जिसके रिलीज होने की वजह से इतनी सारी भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी वजह से लोग आज भी सफर कर रहे हैं। देन बात आती है, अगर हम नाइट्रोस एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं अमीन्स की, तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो आपका सॉल्ट फॉर्म करता है और ऑन हाइड्रोलिसिस ये अल्कोहल्स दे देते हैं। हालांकि यहाँ पे अलग अलग अमीन्स जो है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे हम एनालिन का रिएक्शन कराते हैं सेम इसी NNO2 और HCl यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ में, तो आपके पास में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। इस डाइजोनियम सॉल्ट को आप बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज में ले सकते हो डायरेक्टली ओवर द बेंजीन रिंग। उसके अलावा ये जो रिएक्शन है RNH2 की, जिसमें कि हम नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं, तो उसको अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए भी यूज किया जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कितना नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है ओवरऑल प्रोसेस में, वो आपको ये बताता है कि कितना अमीनो एसिड या प्रोटीन का कंटेंट प्रेजेंट होगा। बिकॉज वी नो कि जो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स होते हैं उनका मेन कंटेंट नाइट्रोजन ही होता है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स इन नाइट्रोस एसिड के साथ में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, और जो मिथाइल अमीन है ना, ये आपको डाइमिथाइल ईथर दे देता है नाइट्रोस एसिड के साथ में। देन अगर हम बात करें रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये जो सल्फोनिल क्लोराइड होता है या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। तो ये प्राइमरी अमीन्स के साथ में अलग, सेकेंड के साथ अलग और टर्शरी के साथ में रिएक्शन नहीं देता। तो प्राइमरी अमीन्स के साथ में ये आपको देता है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिलमाइड। तो ये है हमारा अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। जब हमने प्राइमरी अमीन को यूज किया तो आप क्या देखते हो कि यहाँ से HCl निकल जाता है और ये ग्रुप जाके आपका जुड़ गया यहाँ पे। तो ये आपका जो प्रोडक्ट मिला इसको हम कहते हैं एन इथाइल, क्योंकि एन पे इथाइल ग्रुप है। देन बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, ये है बेंजीन सल्फोनिल और यहाँ पे एक अमाइड बन रहा है। हालांकि ये जो अमाइड है ये सल्फोनिल अमाइड है, ये कार्बन के साथ में अमाइड नहीं है। वहीं पे जब हम सेकेंडरी अमीन्स के रिएक्शन कराते हैं तो अब भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है HCl के निकलने की। तो एग्जैक्टली जो दूसरे दोनों ग्रुप्स हैं वो आपस में जाके जुड़ जाएंगे। पहले केस में आप क्या देख रहे थे कि सॉल्ट बन रहा था जिसकी वजह से वाटर एल्कली सॉल्यूबल था, बट यहाँ पे कोई सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है जो कि इररिप्लेसेबल है, तो ये एल्कली इनसॉल्यूबल रहता है। और जो टर्शरी अमीन्स है वो कोई रिएक्शन ही नहीं देते, क्योंकि अब टर्शरी अमीन्स के पास में कोई हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है जो कि HCl के फॉर्म में बाहर निकल सके, तो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और इन्हीं तीनों के जो कलर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसके बेसिस पे हम पता कर लेते हैं कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है। तो इस रिएक्शन को आप याद रखोगे कौन सी, हिंसबर्ग रिएक्शन या हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि टेस्टिंग के लिए काम में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स को। देन अगर हम बात करें रिएक्शंस विद एल्डिहाइड्स, तो यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, जिसमें कि अमीन को अगर आप एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करोगे ZnCl2 के प्रेजेंस में और हीट कर दोगे तो यहाँ पे वाटर निकल जाएगा और ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे डबली बॉन्डेड। इसी डबल बॉन्डेड जो मोइटी है इसको शिफ्ट स्पेस कहते हैं।
देन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे अमीन जो ग्रुप होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे बढ़ेगी, तो होना ये चाहिए कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उस पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। लेकिन वहीं पे ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हम ब्रोमीन को एक्सेस में लेते हैं, पोलर मीडियम के अंदर लेते हैं, यानी कि ब्रोमीन वाटर को यूज कर रहे हैं, सफिशिएंट ब्रोमीन प्रेजेंट है, ऐसे में आपके पास में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन मिल जाएगा। बट वहीं पे अगर आप नॉन पोलर मीडियम में लेते हो और एक कंट्रोल्ड वे में लेते हो, तो आपको सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। ठीक है। देन यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव अगर हम लगाना चाहते हैं, अब यहाँ पे पता है एक बात आती है कि जब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो आपका अमीन है ना, वो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है। तो अगर आप उसको किसी के भी साथ में ट्रीट करोगे ना, तो ये चांसेस है कि वो आपको दूसरे ही प्रोडक्ट्स देने लगे, क्योंकि वो खुद एक बेस होने की वजह से किसी के साथ में रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि NHBr टाइप का कुछ बन सकता है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिले, जो कि कहाँ पे पैरा पोजीशन पे मिले, तो आप ये देखोगे कि ये जो अमीन के रिएक्शन है ना, इसमें प्रोटेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटेक्शन करके हम क्या करते हैं कि जैसे जो आपका जैसे एनहाइड्राइड है या फिर जो आपके एसाइल क्लोराइड्स हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिनके अंदर की एक जो मोइटी है वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो। तो होगा क्या कि हाइड्रोजन के साथ में CH3COH बन के निकल जाएगा, और जो ये COCH3 ग्रुप है, ये जाके इस NH को जाके प्रोटेक्ट कर देगा। प्रोटेक्ट करने से हुआ ये कि जो अमीन है, इसमें जो ब्रोमीन है वो आपका पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। ऑर्थो पे इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ऑर्थो की वजह पे हमें सिर्फ जो पैरा ग्रुप पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट है वही मिल जाएगा। तो इस तरह से जो हम हमारा रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो इस ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस है वो काफी ज्यादा है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन, जिसको कि बाद में हाइड्रोलिसिस करके, चाहे बेस के मीडियम में चाहे एसिड के मीडियम में, हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं और ये आपको फिर से NH2 मिल जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये स्टेप आपको कई बार आगे देखने को भी मिलेगा। जैसे कि अगेन अगर हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, तो हमें पता है कि अगर ये अमीन ग्रुप है, अगर अमीन का नाइट्रेशन कर देंगे तो फिर तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये खुद NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट हम ये तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिंपली जो है हमारा नाइट्रेशन तो हो लेकिन पैरा पोजिशन पे हो। तो अगेन हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन कर देंगे इसी तरह से एनहाइड्राइड या फिर असाइल क्लोराइड के साथ में। तो ये अब मेरा अमीन प्रोटेक्ट हो चुका है। अब जब हम HNO3H2SO4 डालेंगे, तो ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस वजह से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, और पैरा पोजीशन पे जाके नाइट्रो लग जाएगा, और ये जो NHCOCH3 है, इसको एसिड या बेस के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलाइज कर देंगे। इसी तरह से अगर आपका स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होता है, तो एनिलिन जो है वो एनिलीनियम आयन के अंदर प्रोटोनेट हो जाता है। बट आप जानते हो कि अगर ये NH3+ बन जाएगा, तो ऐसे में तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। याद करो जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड को देखा था, तो COH जो है वो एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल्स जाके सब्स्टिट्यूट होते थे। तो इसीलिए अगर आप एसिडिक मीडियम लोगे, तो NH3 की जगह NH3+ बन जाएगा, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से मेटा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस तरह से भी अगर आपको मेटा प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये रिएक्शन आपके पास में कुछ है, तो ये एनिलिन है, जब हमने उसको नाइट्रेट किया, तो आपको देखो पैरा प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिल रहा है, पर ऑर्थो प्रोडक्ट की चांसेस बहुत कम है, अगेन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देन अगर आपको सल्फोनेशन कराना होता है, तो उसके लिए आप H2SO4 से ट्रीट करोगे, तो ये हमने ट्रीट किया और आपको इस तरह से SO3H मिल जाएगा, और फाइनली आप, ये ज्विटर आयन स्टेट है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है और ये बेसिक मीडियम है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का इनके बीच में ट्रांसफर चलता रहेगा। So this is your Zwitter ion state. देन जो आपके एनिलिन्स होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर असाइलेशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को एज अ लुइस एसिड लेते थे। अब ये जो लुइस एसिड होता है ना, ये क्या करता है कि जो एनिलिन होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि ये जो एनिलिन है, ये इसके साथ में जाके जब रिएक्ट करेगा तो H+ को तो निकाल देगा, और AlCl3 खुद जाके इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की 4 वैलेंसी हो गई, क्योंकि वो NH नेगेटिव के साथ जाके जुड़ चुका है। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया और ज्यादा उसकी एसिडिटी बढ़ गई, तो वो बेंजीन रिंग को ही डीएक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, और इस डीएक्टिवेशन की वजह से आपका जो अल्काइलेशन या असाइलेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर चाहिए होता है। बट अब तो हमारी जो रिंग है वो खुद ही इलेक्ट्रोफिलिक हो चुकी है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3।
इस वजह से फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव ही नहीं करते। देन अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो जो ऑक्सीडेशन के लिए अलग-अलग हम रिएजेंट्स को यूज़ करते हैं और अलग-अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो कुछ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप एसिडिफाइड KMnO4 या फिर सोडियम डाइक्रोमेट को लेते हो, तो आपको एनिलीन ब्लैक मिल जाता है, ये एक डाई फॉर्म होती है। इसी तरह से अगर आप क्रोमिक एसिड को लेते हो, जैसे कि Na2Cr2O7, तो आपको पैराबेंजोक्विनोन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप कैरोस एसिड या फिर H2SO5 को लोगे, तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, नाइट्रोसोबेंजीन भी मिल जाता है। कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में डिकम्पोजिशन हो जाता है। अब अगर मिक्सचर्स ऑफ अमीन्स हमें मिल जाते हैं और आप उनको सेपरेट करना चाहते हो, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी अमीन का मिक्सचर है और हम चाहते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों को हम अलग कर सकें, तो उसके लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक हॉफमन्स मेथड। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें अमीन्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा डिफरेंस होता है, जिसके बेसिस पे हम कर लेते हैं। और जो हॉफमन्स मेथड होता है उसके लिए हॉफमन्स रिएजेंट को हम यूज करते हैं, दैट इज डाइएथाइल ऑक्सलेट। तो उसको जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो भी हम सेपरेशन कर पाते हैं। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अगर प्राइमरी अमीन है तो वो आपको डाइएल्काइल ऑक्सामाइड यानी कि CONHR होल ट्वाइस दे देगा। तो ये है क्या? डाइएथाइल ऑक्सलेट है। तो एक बार आप इस रिएक्शन को प्रॉपर लिखो। ऑक्सैलिक एसिड आप ऑलरेडी जानते हो, COH एंड COH आपस में जब कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं तो उसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। अगर डाइएथाइल ऑक्सलाइड बना लो उसका, फिर डाइएथाइल ऑक्सलेट को अगर प्राइमरी अमीन के साथ में करोगे तो CONHR यानी कि दोनों ही जो COH ग्रुप है वहां से आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, और सॉरी वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और CONHR दो बार जुड़ जाएंगे। सेकेंडरी अमीन के केस में क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा एक कार्बन के ऊपर, और टर्शरी अमीन्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इस बेसिस पे उनका सेपरेशन हो सकता है। देन हिंसबर्ग मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने हिंसबर्ग रिएजेंट की बात की थी, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की। देन अगर हम बात करते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको भी हमने ऑलरेडी देखा। अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हो, तो सबसे पहली बात तो आप बनाओगे कैसे और फिर इनको कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हो। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखना। जैसे कि ये आपका ये एनिलिन है, जब हमने HNO2 या NaNO2HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HNO2 नाइट्रस एसिड ही बनाते हैं। तो जब इनका आपस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको कुछ इस तरह से N2+Cl नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहलाता है। अगर आप एक्सेस एसिड लोगे, डायजोटाइजेशन रिएक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर एसिडिक मीडियम। यहाँ पे HCl अगर ज्यादा हो भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छा है, ताकि ये जो N2+Cl नेगेटिव है ये बना रहे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर HCl कम होगा ना, तो ये इसी के क्लोरीन को लेकर वापस से HCl का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा और आपका डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट? डाइजोनियम सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन एक्वस मीडियम, क्योंकि जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं ये एक्सप्लोड कर जाते हैं अगर ये ड्राई मीडियम में प्रेजेंट हो तो। प्रॉपर्टीज में यही हमने देखा कि ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होंगे। सोल्यूबल क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म है और सॉल्ट सभी भी हमेशा वाटर सोल्यूबल होते हैं। और जैसा कि अभी हमने कहा कि हमेशा एक्वस मीडियम में रखे जाते हैं, ड्राई मीडियम में एक्सप्लोड कर जाते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से। देन बात आती है अरहीन डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल क्यों होते हैं? तो ये अच्छे खासे स्टेबल होते हैं बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। ये जो N2+Cl नेगेटिव है, ये अच्छे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं विद दैट ऑफ बेंजीन। और इनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से। तो इसमें नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे? ये जैसे मेरे पास में नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन लेट्स से कि हमारा कोई भी X नेगेटिव है, जैसे कि Cl नेगेटिव हो सकता है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो लोन पेयर्स है नाइट्रोजन के, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है और बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है, ये सभी आपस में इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर। क्योंकि ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है तो बेंजीन रिंग जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी, और इस तरह से ये जो है एरो आपके मूवमेंट में रहेंगे और आपको कुछ इस तरह से ये फाइनल स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा। तो एक बार आप इस रेजोनेंस को प्रॉपर दे सकते हो, बट आई एम श्योर कि अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होती होगी। अब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसके कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये बहुत अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये तो खुद चाहता है कि वो इस रिंग से बाहर निकले। तो जहां पे भी आपको कोई भी एक अच्छा ग्रुप ऐसा लगेगा जो कि सब्स्टिट्यूट हो सकता होगा, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली आके अटैक करेगा और नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है? जैसे कि जब हम कॉपर प्लस के साथ ट्रीट कराएंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपके पास में C6H6 यानी कि
हुआ क्या, हाइड्रोजन जो है वो आकर बैठ गए और नाइट्रोजन यहाँ से गैस बाहर निकल गई। इसी तरह से जब आप इथेनॉल से ट्रीट कराते हो तो यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और CH3CHO यानी कि डीएमिनेशन, बेंजीन रिंग तो आपकी अलग हो गई और साथ में जो CH3CH2OH है ये आपका CH3CHO के अंदर जाके ऑक्सीडाइज हो गया। उसके अलावा अगर CuBr है तो होगा क्या कि ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे ब्रोमाइड अटैक करेगा और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी। तो ये आपके कुछ रिएक्शंस हो गए। इसके अलावा अगर हम CuCl HCl, अब ये देखो याद करो, आपने इस रिएजेंट को पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन में, आई एम श्योर आपको याद हो रहा होगा जब हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स डिस्कस किया था, वहां पे हमने इसको देखा था जब हम हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन करते थे। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन दोनों को हमने डिस्कस किया था वहां पे। सैंडमेयर के अंदर CuCl HCl टाइप का होगा, गैटरमैन के अंदर CuHCl, इस तरह के रिएजेंट्स होंगे। करेंगे क्या, ये आपके हेलोजिनेशन करते हैं। इसी तरह से जो ब्रोमीन अगर आप यूज करोगे तो वो ब्रोमिनेट कर देंगे, क्लोरीन यूज किया है तो क्लोरिनेट कर देंगे, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और क्लोरीनेशन हो जाएगा। इसी तरह से CuHBr, ये भी आपके गैटरमैन रिएक्शन है, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। KCN CuCN है तो इसमें आप जानते हो कि जो K प्लस और Cn नेगेटिव है तो ये कैसा है, आपका एक आयनिक बॉन्ड है, तो Cn जाके डायरेक्टली जुड़ेगा, Nc नहीं जुड़ेगा। Nc जुड़ता था जब हम AgCN को यूज करते थे। तो आई एम श्योर कि आप वो सारी चीजें भी रिविजन में रख रहे हो जो हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ी थी। सभी रिएक्शंस आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कोरिलेट होते हुए काम में आएंगी। उसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड है तो ये आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। HbF4, इस रिएक्शन को याद करो, हम बाल-श्रीमैन रिएक्शन कहते थे, मैंने आपको BSF से याद कराया था, तो फ्लोरिनेट हो जाएगा। अगर आप H2SO4 और वाटर लोगे यानी कि एक तरीके से एसिडिफिकेशन करा रहे हो तो क्या होगा कि इसमें OH ग्रुप जाके जुड़ जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप pH 9 to 10 पे मतलब कोल्ड एनवायरमेंट में अगर फिनॉल को ऐड करते हो तो होगा क्या कि ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा और ये दोनों ही ग्रुप्स आपस में जाके जुड़ जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ऑरेंज डाई मिल जाएगी। ये जो OH का जो H है, OH नेगेटिव इसको बेसिकली निकाल लेगा जिसकी वजह से ये अब O नेगेटिव बन गया। अब सॉरी, ये जो OH है ये बेसिकली क्या करेगा, रेजोनेंस की वजह से इसमें पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है जो कि हमारा पैरा पोजीशन पे, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर रही हूँ, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है काफी ज्यादा एसिडिफाई हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बेस और ये हाइड्रोजन जाके आपका जुड़ जाएगा C6H5N2 के साथ में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखना। यहाँ पे OH के ऊपर रिएक्शन नहीं होता है बल्कि पैरा पोजीशन पे होता है। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप फिनॉल की जगह पे एनिलिन को लेते हो तो भी बिल्कुल यही प्रोडक्ट मिलेगा, इसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। हालांकि हमारे क्योंकि एक में हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक में अमाइनो ग्रुप है तो हमारे प्रोडक्ट्स अलग होंगे बट पैटर्न बिल्कुल वही है। तो ये तो बात हो गई हमारे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स की। उसके अलावा जो नाइट्रोजन के और भी दूसरे दूसरे कंपाउंड्स हैं उनकी भी हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एल्काइल साइनाइड। तो एल्काइल साइनाइड जो है वो कंपाउंड्स, इनका फॉर्मूला RCN करके होता है और डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, इसमें अलग अलग R ग्रुप लगे हो सकते हैं। इनको हम एल्केन नाइट्राइल कहते हैं, जैसे कि इसको हम ब्यूटेन नाइट्राइल कहेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब आप पेरेंट चेन को नाम देते हो तो जो CN यानी कि नाइट्राइल का कार्बन है उसको भी उसमें काउंट करो। C6H5CN है तो उसको हम कह देंगे बेंजीन नाइट्राइल क्योंकि अब बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। अब आप इसको बनाओगे कैसे, तो ये सब रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं पहले। तो RX को अगर आप KCN से ट्रीट कर दोगे तो K और C के बीच का जो बॉन्ड है वो काफी पोलर है, तो CN जो है वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यहाँ पे अटैक कर देगा, RCN आपको मिल जाएगा। और अगर RCONH2 को आप P2O5 के साथ में हीट करते हो तो ये बेसिकली क्या कर देगा, यहाँ से वाटर के रिमूवल के साथ में RCN बना देगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, बिटर आलमंड यानी कि कड़वा जो बादाम होता है उसकी जैसी होती है, वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सॉल्ट फॉर्म स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल है, पॉइजनस है बट लेस देन HCN, ठीक है। उसके अलावा अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो रिएक्शंस आप कैसे देखोगे, जैसे RCN है तो CN क्या है, आपका एक न्यूक्लियोफाइल काइंड ऑफ ग्रुप है, तो जब ये वाटर के साथ में या फिर अल्कलाइन H2O2 के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आपको अमाइड मिल जाएगा जो फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। उसके बाद में रिडक्शन जो है इसमें आप देखोगे अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, तो RCN से आप RCH2NH2 बना दोगे। अगर आप NaC2H5OH को लेते हो बिल्कुल यही प्रोडक्ट आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी मिलेगा जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा RCN जो उसको SnCl2 HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको इमीन मिल जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको इमीन मिल जाता है जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज होने के बाद में CHO बना देगा यानी कि एल्डिहाइड बना देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखना है इस रिएक्शन को। देन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो आप जानते हो कि RMGX के बीच का बॉन्ड पोलर है, तो R का अटैक होगा कार्बन क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है इस पे।
तो इससे कुछ कुछ एमीन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर एमजीएच लगाए। जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बेसिकली जो ग्रुप है पूरा हट जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, जिससे कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड या फिर कीटोन बन गया। देन अगर हम बात करते हैं आरएनसी, आरएनसी आप जानते हैं इसको कहते हैं एल्काइल आइसोनाइट्राइल। वो वाला क्या था, नाइट्राइल था, साइनाइड था। ये क्या है, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। जैसे कि अगर CH3NC बोले तो इसका नाम हो गया मिथाइल आइसोनाइट्राइल। अब सबसे पहले हम देखते हैं इनकी कुछ यहाँ पे एक और एग्जांपल है बेंजीन आइसोनाइट्राइल। तो इनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आप ध्यान रखो AgCN, इस रिएक्शन को भी हम पहले देख चुके हैं कि अब जो सिल्वर और कार्बन है इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, इस वजह से नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर देने पड़ते हैं और ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। एक्स का रिमूवल होगा और RNC आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, जिसमें कि आप RNH2 को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो, जिससे कि आइसोसाइनाइड बन जाता है। वहीं पे मैंने आपसे भोपाल गैस ट्रेजेडी की भी बात की थी, वो मिथाइल आइसोसाइनेट होता था। देन अगर हम एन एल्काइल फॉर्मामाइड से बनाए, जैसे कि मेरे पास में फॉर्मामाइड है, इसको POCl3 से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, RNC यानी कि आइसोसाइनाइड बन जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ CO ग्रुप फ्रॉम इट। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये कलरलेस होते हैं, अनप्लीजेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड की स्मेल अच्छी नहीं होती है, आप ध्यान रखना। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल है पर पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, जबकि साइनाइड सॉल्युबल थे। देन अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये है आपका आइसोसाइनाइड, जिसको वाटर से ट्रीट करोगे एसिडिक मीडियम के अंदर तो आपको RNH2 मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में आपको एसिड मिल जाएगी। रिडक्शन अगर आप करोगे हाइड्रोजन जैसे कि आपने ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि सोडियम इथेनॉल, तो आपको एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा हाइड्रोजन के एडिशन के साथ। देन आती है एडिशन रिएक्शंस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है कि जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है, अगर आप इसको देखो NC के स्ट्रक्चर को अगर आप पूरा खोल के देखो तो आप देखोगे कि कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। ये जो लोन पेयर है ये बेसिकली आपका पार्टिसिपेट करता है इन रिएक्शन, इन एडिशन रिएक्शंस। तो अगर आप सल्फर से ट्रीट करोगे तो कार्बन अपना लोन पेयर देके सल्फर को अपने साथ जोड़ लेगा, जिससे कि आपके पास में आइसोथायोसाइनाइड बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम HgO के साथ में मरकरी ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, मरकरी अलग हो गया। ओजोन से ट्रीट करेंगे तो ये भी आपका RnCO बन गया, राइट। उसके अलावा आइसोमराइजेशन आपको पता ही है, हमेशा हाई टेम्परेचर पे करते हैं, आइसोमराइजेशन हो जाएगा तो RnC से RCN बन जाएगा, क्योंकि एक बार के लिए बॉन्ड टूटेगा R और N का, जिससे कि RCN बन जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसको कि हम आप देखते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या होता है कि वही कि अगर आपके पास में नाइट्रो ग्रुप है, जैसे कि अमीन है, सॉरी, जैसे आपके पास भी कोई भी चेन है, अगर उसके अंदर आप नाइट्रो ग्रुप को लगा देते हो हाइड्रोजन को हटा के, कोई भी हाइड्रोकार्बन है जैसे कोई भी ले लो आप, CH3 है, हाइड्रोजन हटा के उस पर NO2 लगा दोगे तो आपका एक नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, नाइट्रोमीथेन कहेंगे हम उसको। इसी तरह से इसकी नेमिंग जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन कहलाएगा। उसके अलावा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो एग्जैक्टली इस तरह की रिएक्शन हमने अगेन पहले भी देख चुकी हैं। तो RX AgNO2 के साथ में ट्रीट करोगे तो ये X जो है ये आपका हट जाएगा और NO2 जाके जुड़ेगा, बट इस टाइम जो जुड़ना है वो कहाँ से हो रहा है, आपका नाइट्रोजन की तरफ से हो रहा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है ONO करके होता है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि अगर यहीं पे KNO2 होता तो इसका स्ट्रक्चर ONO होता, यानी कि ऑक्सीजन से आपका कार्बन जाके बॉन्डेड होता। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने हेलोएल्कीन हेलोरीन्स में पढ़ा है, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का। नाइट्रेशन अगर आपको करनी है तो बहुत सिंपल प्रोसेस हम हमेशा से करते आए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, हाइड्रोजन हटेगा और नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। इसकी जो स्मेल है वो भी कैसी होती है, कलरलेस होती है, प्लेजेंट होती है। देन बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो अच्छा खासा हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो आपके आइसोमेरिक अल्काइल नाइट्राइल्स होते हैं ना उनके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। उसके अलावा वाटर के अंदर ये ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल हो जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो SnCHCl के प्रेजेंस में हम इनका हाइड्रोजनेशन करके इनको अमीन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि है हमारे पास RnO2, अगर मैं इसका क्या कर दूं, हाइड्रोजनेशन कर दूं,
किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो RnH2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर जिंक और NH4Cl के साथ में ट्रीट करेंगे और हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो आपको हाइड्रोक्सिल अमीन मिल जाएगा। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब नाइट्रोजन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा है। अगर हम NH4 को लेते हैं, Na2S को लेते हैं, तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन कर देते हैं, यानी कि अगर दो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो सिर्फ किसी एक को ही ये रिड्यूस, यानी एक टाइम पर एक का ही रिड्यूस कर पाएंगे। सो दिस इज नोन एज ज़िनिन रिडक्शन। इनमें से कुछ रिएक्शन है जो कि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये आप कवर नहीं करना चाहते हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उनको स्किप कर सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स किस तरह से रोल करते हैं, तो अगेन आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो, बट अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग जो मीडियम्स होते हैं, एसिडिक है कि न्यूट्रल है कि अल्कलाइन है कि मेटालिक हाइड्राइड है कि इलेक्ट्रोलिटिक है, कौन है और किस रिएजेंट के साथ आप ट्रीट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि एसिडिक मीडियम में अगर आप SnCHCl के साथ ट्रीट करोगे तो आपको एनिलिन मिलेगा, ZnNH4Cl के साथ में एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल मिलेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन मिलेगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इसी तरह से अगर आप आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो एजॉक्सीबेंजीन मिल जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अल्कलाइन मीडियम में अगर हम बात करें और ZnNaOH के साथ ट्रीट करें तो एजोबेंजीन मिलेगा, और इसी तरह से ये भी आपका इसमें हाइड्रोसोबेंजीन मिलेगा। मेटालिक हाइड्राइड जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं तो वो रिड्यूस कर देते हैं हाइड्रोजन के एडिशन से, तो एनिलिन मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करा दोगे डाइल्यूट H2SO4 से तो आपको अमीनोफिनॉल मिल जाएगा। तो इनमें से कुछ रिएक्शंस है जिनको अभी हम डिस्कस करते हुए ही आ रहे हैं और कुछ आपके लिए थोड़े से नए हो सकते हैं। देन अगर आप देखोगे एक्शन ऑफ HNO2, तो जो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो HNO2 की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं ना, नाइट्रोलिक एसिड बनाएंगे सबसे पहले तो। फिर जब आप उनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देते हो बेसिक मीडियम के अंदर तो आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है इस तरह का कंपाउंड का, यानी कि कार्बन के ऊपर तो नाइट्रो ग्रुप लगा है और वो डबली बॉन्डेड है किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में। तो ये कुछ कार्बन इमीन टाइप का ही स्ट्रक्चर है, बट इमीन में जो कार्बन है उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप है और जो नाइट्रोजन है वो आपका सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर का जो एक पैटर्न है वो समझ में आया होगा। जो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो आपको ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट के देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, राइट? ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टर्शियरी अमीन्स की, तो वो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देंगे हमेशा की तरह। फिर आता है आपका नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस, जिसमें आप क्या करते हो कि जो नाइट्रो आपका एल्काइल नाइट्रो एल्केन होते हैं उनको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी भी बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हो। फिर जब आप उसको एसिडिफाई करते हो तो आपको एल्डिहाइड्स मिल जाता है, यानी कि आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है उससे आप एल्डिहाइडिक ग्रुप बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स जो है उनके साथ में आप ये रिएक्शन कर सकते हो। उसके बाद में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि ऑलरेडी अगर हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन है तो आपको पता है कि जो नाइट्रोबेंजीन होती है वो कैसी है, मेटा डायरेक्टिंग है और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। तो ये अंडरस्टूड है कि नाइट्रो ग्रुप जो नेक्स्ट आएगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ पे आएगा, मेटा पोजिशन पे, बिकॉज दिस रीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। उसके अलावा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं होता है नाइट्रो एल्केन्स के भी केस में, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन AlCl3 जाके नाइट्रो ग्रुप के साथ में अटैच हो जाता है, जिससे कि रिंग आपकी ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो जाती है। देन उसके बाद में आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जैसे आपका नाइट्रोबेंजीन है वो अगर आप उसको बेस के साथ ट्रीट कराते हो तो होगा क्या कि जो नाइट्रो ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे OH जाके लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने दो नाइट्रो ग्रुप्स ले रखे हैं K3FeCN6 से अगर आप ट्रीट कराते हो तो अगेन होगा क्या कि जो OH ग्रुप है वो आपका कहाँ जाके लग रहा है, जैसे ये नाइट्रो ग्रुप है हमारा तो यहाँ पे जाके आपका OH ग्रुप लग गया। ठीक है, ऑर्थो पोजिशन पे। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे ब्रोमीन और नाइट्रो ग्रुप आपके पैरा पोजिशन पे लगे हैं और साइनाइड को आपको लगाना है तो बेसिकली जो नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे हट के CN लग जाएगा। दिस रिएक्शन ये थोड़ी पर्टिकुलर है, इसके अंदर आपको जैसा आप सोच रहे हो उस तरह का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, नाइट्रो ग्रुप का रिमूवल हो रहा है। तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, वॉन रिचर रिएक्शन कहलाती है। बट अगेन ये जितना आपका सिलेबस है, जितना एनसीईआरटी में गिवन है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, सो नीड नॉट टू बॉदर अबाउट। आप इनमें से कुछ रिएक्शंस को बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ये आप हायर क्लासेस में जब जाओगे तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बस इतना ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रीजन बीइंग कि जो नाइट्रो ग्रुप खुद होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, तो वो रिंग को क्या करेगा और ज्यादा खाली कर देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसकी कम कर देगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह के रिएक्शंस हम पहले भी देख चुके हैं, अगर आपको याद हो पिछले कुछ चैप्टर्स में, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते थे बेंजीन रिंग पर ताकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को हम
फास्टन अप कर सकें। अगर आपको याद हो तो हमने जब फिनॉल की रिएक्शंस देखी थी, फिनॉल का प्रिपरेशन देखा था, तब भी हमने यही कहा था कि अगर क्लोरोबेंजीन है, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप्स लगा दो तो आपका फिनॉल बनना थोड़ा आसान हो जाता है। So this was all from my side from the chapter amines और nitrogen containing compounds. I hope कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हालांकि हमने इसमें कई सारी चीजें एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा देखी हैं जिनको आप एज पर योर विश बिल्कुल स्किप कर सकते हो। बट अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, प्रोडक्ट कैसे बना है, आपको मैकेनिज्म उसका आइडिया नहीं लग रहा कि किस तरह से बन रहा होगा, सो फॉर दैट यू कैन कनेक्ट विद मी इन द चैट बॉक्स। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म चाहिए, समझना है किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगी जितना जल्दी हो सकेगा उतना। So with this, I would like to end this session. Thank you so much. Take care. अब next class में हम मिलेंगे किसी और chapter के साथ में. But from my side, organic chemistry is done. So that's good for you. अगर आप organic chemistry में weak हैं, तो आप इनको practice कर सकते हैं from the very first chapter जो कि मैंने class 11 से start किया था. So that's all. All the best. और मिलते हैं next class में एक नए chapter के साथ. Till then, take care.